बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। पहली एप्लीकेशन 6.1 सेक्शन एरिया बिटवीन कर्व्स। इसमें हमने देखना है कि अगर दो कर्व्स हैं, आपके सामने एक फ़िगर नज़र आ रही है, फ़िगर नंबर 1, और इसमें एक कर्व है जो कि रेड कलर से उसका कलर रेड है, और दूसरी एक कर्व है उसका जो कलर है वो ऑलमोस्ट ब्लू है। और इन दो कर्व्स के दरमियान में किसी पॉइंट से आप एक्स एक्सिस के ऊपर स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ए से लेके, और यानी एक्स इज इक्वल टू लाइन ए है और एक्स इज इक्वल टू लाइन बी है। इस इंटरवल में इन दो कर्व्स के दरमियान में एरिया जो है वो क्या होगा, तो इसमें हम ये सीखेंगे। आप जानते हैं कि जो डेफिनेट इंटेग्रल है वो हमें एरिया देता है अंडर द कर्व। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, एक हम लिख लेते हैं कि इंटेग्रल ए से बी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसके बारे में हम क्लेम करते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू एरिया, और ये यानी डेफिनेट इंटीग्रल हमें एरिया देता है। और ये एरिया कौन सा होता है? हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कर्व है एफ ऑफ एक्स, और आप किसी पॉइंट ए से जो है वो स्टार्ट करेंगे और किसी पॉइंट बी के ऊपर जो है वो आप एंड करेंगे। तो आप कहते हैं कि ये जो कर्व और ये जो लाइन एक्स इज इक्वल टू ए है, लाइन मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू बी है, एंड दिस लाइन एक्स एक्सिस, इनके दरमियान में यानी ये जो बाउंडेड रीजन अब आ रहा है, तो हम कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल हमें ये वाला एरिया देता है। तो अब यहाँ से हम पहले तो हम देख लेते हैं कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स को जो है वो कैलकुलेट कैसे करवा रहा है। तो देखें, द एरिया ए of the region bounded by the curve y is equal to f of x and y is equal to g of x, and the line x is equal to a and x is equal to b, where f and g are continuous and f is greater than or equal to g, then एरिया विल बी गिवन बाई दिस। यानी एफ ऑफ एक्स वो कर्व है जिसकी जो वैल्यूज़ हैं हायर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ यानी हायर हैं देन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल आपके पास एफ ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स के जो वैल्यूज़ होंगी यानी कर्व है वो उससे लोअर होगा। तो ये लिख रहा है कि आपने एरिया बिटवीन कर्व जो है वो ऐसे कंप्यूट करना है। तो देखें, अगर आप इसके ऊपर जी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो ले लें, दिस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ले लें, यानी ये जो वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसको आप यूँ लिख लें कि वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब है? जी ऑफ एक्स ज़ीरो हो गया। तो बाकी जो बचता है तो देखें वो क्या है। वो वही चीज़ नहीं है जो एरिया अंडर द कर्व है अभी जिसकी मैंने ऊपर बात की है, ये यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया अंडर द कर्व हम ले रहे होते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये बात भी कर रहे होते हैं कि द रीजन इज़ बाउंडेड बाई द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, और ये कर्व एफ ऑफ एक्स, और ये एक्स एक्सिस का भी हम जिक्र करते हैं कि ये एक्स एक्सिस भी शामिल है। तो एक्चुअली इसकी लाइन जो है वो क्या है? वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल जो एरिया अंडर द कर्व है, ये भी एरिया बिटवीन टू कर्व्स ही है, जिसमें वाई जो है वो दूसरा जो कर्व है वो कौन सा है? वो ज़ीरो होता है, क्योंकि एक्स एक्सेस के ऊपर आपको पता है कि एक्स एक्सेस के ऊपर पूरी लाइन के ऊपर जो वो क्या होता है? वाई ज़ीरो होता है। तो एक्स एक्सेस की इक्वेशन ये है। तो जब आप यहाँ पे वाई ज़ीरो पुट कर देते हैं तो ज़ाहिर है ज़ीरो को हम
इग्नोर कर देते हैं, अकोमोडेट हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स माइनस ज़ीरो विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हर पॉइंट के ऊपर ऐसे ही होगा। तो फिर हमारे लिए अब ये इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो गया कि एरिया बिटवीन द कर्व्स का जो है वो क्या मतलब है। तो लिहाजा इस फिगर में अगर हमारे पास जो दूसरा कर्व है, ये जो ब्लू वाला नीचे से जा रहा है, अगर ये कर्व ये ना होता बल्कि ये हमारा एक्स एक्सेस वाला ही होता और ये नीचे वाला कुछ भी यहाँ पे शामिल ना हो और ये कर्व ब्लू वाला इसको भी आप इग्नोर कर दें, तो फिर क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व जो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी अभी जो मैंने नीचे ये बनाया हुआ है, आपके सामने नज़र आ रहा है। तो लिहाजा अगर आपका दूसरा फंक्शन ज़ीरो है तो फिर ठीक है, ज़ीरो आ जाएगा, और अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर उसको हम लिख लेंगे। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो है वो अगर आपने कंप्यूट करना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो फार्मूला यहाँ पे अब दे दिया गया है कि अगर आपके पास f बड़ा है, यानी कैसे ये कैलकुलेट करना है कि जो जिस फंक्शन की वैल्यूज़ बड़ी हैं वो पहले और जिस फंक्शन की वैल्यूज़ छोटी हैं वो बाद में। अच्छा, अब ये जो फिगर है यहाँ पे ये नज़र आ रही है, ये वही वाली बात है कि आप उसको रेक्टेंगल्स के ज़रिए जो है वो एरिया को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। तो चाहे वो आप अंडर द कर्व आप कर रहे थे और बिटवीन एक्स एक्सेस कर रहे थे तो भी ठीक है, वो रेक्टेंगल्स थी। और अगर जो है वो कर्व आपका y इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है बल्कि दूसरा कर्व है इस तरह वाला, ये जैसे ये लेफ़्ट के ऊपर ये नज़र आ रहा है, यानी दो कर्व्स हैं और उसमें एक एफ है और एक जी है और जी नॉन ज़ीरो है, तो ठीक है, वो फिर आप जो रेक्टेंगल्स हैं उसको फिर एक्सटेंड कर देंगे जहाँ तक वो कर्व मौजूद है। तो ये सिर्फ बताया जा रहा है कि आप इसको जो है वो एरिया को रेक्टेंगल्स के ज़रिए अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पे अब मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर ये जी ऑफ एक्स ज़ीरो था तो ये रेक्टेंगल्स का एरिया और उनका उसने सम ले लिया, जी ज़ीरो था तो ठीक है, वो पहले वाली जो हमने इस तरह वाला ये किया था एरिया अंडर द कर्व और इनको रेक्टेंगल्स के ज़रिए हमने मेजर किया था तो वो चीज़ आ जाएगी। और अगर आपके पास जी ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो है तो ठीक है, आप उन रेक्टेंगल्स को फिर उस जी ऑफ एक्स तक एक्सटेंड करेंगे, ये आपको एक्सटेंड हुई हुई नज़र आ रही हैं। यानी रेक्टेंगल्स जो है वो जहाँ जहाँ कर्व जा रहा है वहाँ वहाँ आपने रेक्टेंगल उस जगह तक ही बनानी है। अब ये जो राइट वाली फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इस पॉइंट वो कर्व का एक पोर्शन जो है ये ब्लू कर्व, इसका कुछ पोर्शन एक्स एक्सेस से नीचे है और नीचे है तो फिर इसका मतलब है जी की वैल्यूज़ यहाँ पे नेगेटिव हैं तो ठीक है। अबव एक्स एक्सेस वो पॉजिटिव है, बिलो एक्स एक्सेस नेगेटिव है, ये नेगेटिव और एक नेगेटिव जो है वो फार्मूले में मौजूद है, ये एक दूसरे को कैंसिल करके ऐड अप होंगे और आगे जो है वो जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ कुछ पोर्शन है जहाँ पे वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं और एफ ऑफ एक्स की पॉजिटिव हैं, तो ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसमें कोई जो है वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। उसके बाद ये एक और फिगर आ गई है, फिगर नंबर 3, और इसमें देखें कि एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेड कलर की, या आप इसको पिंक कलर की है, और दूसरी एक कर्व है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स और ये ब्लू कलर की है। तो इसमें देखें कि टोटल एरिया अब जो नज़र आ रहा है, अगर हम इसको देखें कि ये जो एस रीजन है, एस यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ द रीजन बिटवीन टू कर्व्स, कौन से टू कर्व्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स।
इनके दरमियान में ये जो रीजन एस है, अब कहते हैं कैसे कंप्यूट करें। तो ठीक है, आप वैसे ही लिखेंगे इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और आखिर में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक है। ये साइड पे आपको लिखा हुआ ये नज़र भी आ रहा है। दूसरी जो बात है वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपने इसको एक्चुअली क्या करना है। इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बिलो एक्स एक्सिस कुछ भी नहीं है। तो आप ये जो रेड कर्व है यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको अलग इंटीग्रेट कर लें ए से बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये कौन सा एरिया बनेगा, ये एरिया बनेगा आपके पास ये कर्व वाला, बाउंडेड बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सेस। ये टोटल एरिया जो है आपको ये एफ ऑफ एक्स से मिलेगा। दूसरा जो ब्लू वाला कर्व है, इसको इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास मिलेगा इंटेग्रल ए से बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। और ये कौन सा एरिया होगा, लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू बी। तो ये एरिया है जो कि जी ऑफ एक्स के अंडर है। और एफ ऑफ एक्स के अंडर कौन सा एरिया है, ये सारे वाला एफ ऑफ एक्स के अंडर वाला है। तो एस एरिया जितना आपको चाहिए वो कैसे आएगा, टोटल में से ये जो नीचे वाला है वो माइनस कर दें। तो इसने यही किया हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स टोटल एरिया है, जी ऑफ एक्स वो निचले कर्व का अंडर एरिया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। और फिर उसके बाद इंटेग्रल जो है ये कॉमन लिया जा सकता है इस ऑपरेटर को, और ये बाहर ले लिए। तो फिर इसको भी उसने किस तरह से डिनोट कर दिया कि दिस इज़ एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो बस ये सादा सी बात है, कोई मैंने बहुत तफसील से बता दिया है, कोई इतनी मुश्किल बात इसमें नहीं है कि जिस पे जो है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़े, पता है सारी चीज़ों का आपको। एग्जांपल नंबर 1 में देखते हैं क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड above by y is equal to e raised to power x, bounded below by y is equal to x, and bounded on the sides by x is equal to 0 and x is equal to 1। यानी y इज इक्वल टू ई की पावर x जो है वो इसमें ये आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है फिगर नंबर 4 में, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ये कहता है कि रीजन इज बाउंडेड अबव बाय द कर्व दिस y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो ठीक है। और दूसरी जो कर्व है बिलो पे वो ब्लू कलर वाली है, वो कहता है कि ये y इज इक्वल टू x है, x इज इक्वल टू 0 एक ये लाइन है, और y x इज इक्वल टू 1 जो है ये दूसरी लाइन है। तो कहता है जी आप इसके दरमियान में जो है वो एरिया फाइंड करके दें। तो ठीक है, दरमियान वाला एरिया ये आपको जो शेडेड रीजन है ये नज़र आ रहा है। तो वही वाली बात कि आप लिखें एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और इंटीग्रेट कर दें इसको 0 से लेके 1 तक, और आपके पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। और अगर आप अलग अलग नज़र से भी देखें तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ई रेज टू पावर एक्स को अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, और y इज इक्वल टू एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये ब्लू लाइन के अंडर वाला एरिया आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो फिर ये शेडेड रीजन का एरिया है ये आपके पास आ जाएगा। तो कोई इसमें अब दोबारा से उस तरह से नहीं, ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स और इंटेग्रल 0 से 1, यानी एफ ऑफ एक्स आपका ई रेज टू पावर एक्स है, जी ऑफ एक्स आपका एक्स है। इसमें वैल्यूज़ पुट करें और कैलकुलेट कर लें। बाकी कुछ ये डिटेल उस हवाले से लिखी हुई है कि आप रेक्टेंगल्स बनाएं या क्या करें, उसकी आप ना करें क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आप पहले जो है वो ले चुके हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोलाज। एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ग्राफ की पहचान रखते हैं
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका इस शेप का पैराबोला बनेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर है इसमें जो है ये इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। तो इसका आप ये ग्राफ देखें, फिगर नंबर 6 में आपको ये नज़र आ रहा है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्लू कलर का कर्व है, और वाई इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर रेड कलर का कर्व है। तो इन दोनों के दरमियान का जो रीजन बनता है, कॉमन रीजन, वो आपको ये शेडेड रीजन जो ब्लू सा ये नज़र आ रहा है ये है। और इसको, इस रीजन को एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अब तक की अब पिछले एग्जांपल में हमने किया है कि टू हाँ, ये उसी तरह से करेंगे। आप इसको इंटेग्रल ज़ीरो से कहाँ तक है, ज़ीरो से 1 तक है, यानी एक्स की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, और दूसरी जो है वो वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 है। और आप इसको लिखेंगे इंटेग्रल ज़ीरो से 1, और जो अबव है कर्व, जिस रीजन पे आप इसको कर रहे हैं, वो आपका है पैराबोला x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लेंगे, और दूसरा जो है आपका वो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका g ऑफ x है। और यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट भी लगा लें और dx, और इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, और एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स है। अब इसमें जो है ये आइडेंटिफाई करना बहरहाल ज़रूरी है कि जो उसने रीजन बताया है जहाँ पे उसको इंटीग्रेट करना है, जिस जगह के ऊपर उसमें जो हायर कर्व है वो कौन सा है, और लोअर जो कर्व है वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल ज़ीरो से लेके इसको वो कैलकुलेट कर रहा है 1.18 तक। ये जो पॉइंट बन रहा है वो ये क्या बन रहा है, 1.18। तो यहाँ तक इसको वो कर रहा है। तो इसमें देखें कि इस रीजन में ज़ीरो से लेके आगे ये जो रेड कर्व है ये ऊपर है, यानी y इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये दूसरा कर्व जो है ये बिलो है। तो इन दोनों का जो है जब आप डिफरेंस लेंगे, तो पहले ऊपर वाले कर्व को और बाद में दूसरे नीचे वाले कर्व को डिफरेंस लेके आप इसको ये कर लेंगे। बाकी ये डिस्कशन जो भी है एक्स इज इक्वल टू 1.18 निकालने वाली, इसको आप ना करें, बस आप यूँ समझें कि आपको लिमिट्स ये दी गई हैं, और आपने एरिया बिटवीन कर्व्स जो है वो आपने फाइंड करना है, और ये कर लिया है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 इसको रहने दें, एग्जांपल नंबर 5 है इसको रहने दें, और उसके बाद है इस फिगर को ज़रा देखें, फिगर नंबर 11 को। अब इसमें क्या हो रहा है, जो रेड कलर है उसको उसने एफ ऑफ एक्स का दिया है नाम कर्व को, और जो ब्लू कलर है उसको उसने जी ऑफ एक्स का नाम दिया। ये रेड कलर ये आर है सारा, ये एफ ऑफ एक्स है, और ये जो ब्लू कलर वाली कर्व जा रही है ये आपके पास क्या है, ये जी ऑफ एक्स है। अब जब अब क्या करें, ए से लेके बी तक आपने इंटीग्रेट करना है, और हमने कहा है कि जब आप इंटीग्रेट करें तो
बड़ी वैल्यूज़ वाला कर्व पहले लिखें और छोटी वैल्यूज़ वाला कर्व जो है वो बाद में लिखें। यानी पहले अब S1 रीजन में देखें तो F बड़ा है, G छोटा है, और S2 में भी यही सूरत हाल है, और S3 में, और S2 में जो है यहाँ पे सूरत हाल उलट है। तो अब इसको कैसे अकोमोडेट करें? तो इसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इस पूरे एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। S1 जो है ये अलग कंप्यूट कर लें, S2 अलग कंप्यूट कर लें, और S3 जो है वो अलग कंप्यूट कर लें। और फिर किस तरह से कंप्यूट करें? मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट है, इसका नाम आप रख दें फॉर एग्ज़ाम्पल A1 नाम रख दें, और इस पॉइंट का नाम आप फॉर एग्ज़ाम्पल A2 रख दें। तो फिर आप कैसे करेंगे? इंटेग्रल पहला जो लेंगे वो लेंगे A से लेके A1 तक, और लिखेंगे F माइनस जी, फिर प्लस ये मैं dx, ये पूरा आपने इसको करना, फिर प्लस दूसरे में क्या होगा, A1 से लेके A2 तक है, और g चूँकि दूसरे पोर्शन में बड़ा है तो आप लिखेंगे g माइनस एफ, और फिर तीसरे में अगेन f बड़ा है, तो उसको फिर आप उसी तरह से लिख लेंगे प्लस A2 से लेके b और f माइनस जी डी एक्स। तो ये आपका जो है ये बनेगा एरिया कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार। तो एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि अगर कर्व्स जो है वो कहीं पे f बड़ा है और कहीं पे g बड़ा है, तो उस सूरत में आप जो है वो ये काम कर सकते हैं कि उसके ऊपर मॉड लगा दें। और मॉड लगाने का क्या मतलब होता है कि f ऑफ x माइनस जी ऑफ x का मतलब ये है कि f बड़ा है, और g ऑफ x माइनस f ऑफ x का मतलब ये है कि g ऑफ x बड़ा है। ये वही वाली बात जो अभी वो मैंने की है कि आप जो है वो सेपरेट करके ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसको मैथमेटिकली इस चीज़ को एक्सप्रेस करने का क्या है कि आपने एक्चुअली इसके ऊपर जो है वो ये जो f ऑफ x माइनस जी ऑफ x है वो क्या कर दिया आपने, उसके ऊपर मॉड लगा दिया, ताकि कहीं पे अगर आपको f बड़ा मिलता है और g छोटा मिलता है तो ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन g बड़ा आ जाता है और f छोटा आ जाता है तो इसकी वजह से नेगेटिव आने का खर्चा होता है। खर्चा क्या होता है? आ जाता है। तो इसलिए इसको मॉड की शक्ल में लिख लिया जाता है। तो ये अब आपको एरिया बिटवीन कर्व जो है वो मॉड की शक्ल में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 है, ये देखें। वो कहता है कि फाइंड द एरिया of the region bounded by the curve y is equal to sin x and y is equal to cos x, and the line x is equal to 0 and the line x is equal to pi by 2। अब आप देखें कि cos x y is equal to cos x, ये आपके पास कर्व है, ये जो रेड कलर का आ रहा है, 0 से लेकर चूँकि पाई बाई 2 तक लेना है तो आप बस इतना पोर्शन कंसीडर करेंगे। और उसके बाद y इज इक्वल टू साइन एक्स है, आप जानते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ये कर्व है, और एरिया अब बिटवीन टू कर्व्स हमने लेना है। तो देखें अगर आप f ले लेते हैं cos को और g ले लेते हैं साइन को, तो क्या होगा? ये A1 जिसको वो डिक्लेयर कर रहा है, इस पोर्शन में f बड़ा है, g छोटा है, और दूसरे पोर्शन में g बड़ा है, f छोटा है। और अगर आप इसको मॉड वगैरह का साइन यूज़ नहीं करेंगे तो f माइनस जी
अगर आप एज इट इज़ जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे, उस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव का, तो इसका इंटीग्रल जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। आप बेशक करके देख लें। तो इसको फिर कैसे करेंगे? वही वाली बात कि आप इसके ऊपर मॉड लगाएंगे, और मॉड लगाने का मतलब वही है कि जहाँ तक ये कर्व ऊपर रहता है यानी पाई/4 तक, तो वहाँ तक आप इसका एक रीजन बना लेंगे जिसको आप हमने यहाँ पे A1 का नाम दे दिया, और दूसरा रीजन A2 का बना लेंगे, और उसमें जी जो है वो बड़ा हो जाएगा और एफ उसमें जो रेड कलर का कर्व है ये छोटा हो जाएगा। तो ये देखते हैं नीचे कैसे सॉल्व किया। सॉल्यूशन: the points of intersection occur when sin x is equal to cos x, that is when x is equal to pi/4. The region is sketched in figure 12. ये अभी जो फिगर हमने डिस्कस किया। ऑब्जर्व दैट cos is greater than sin when, ये जो पहला हाफ है 0 से लेके pi/4, और दूसरे हाफ में sin x इज़ ग्रेटर दैन cos x। तो फिर लाजमी बात है कि फिर हमें क्या करना होगा, ये हमें मॉड लगाना होगा। ठीक है, ये मॉड हमने लगा लिया। तो फिर 0 से लेके pi/4 तक जो cos फंक्शन की वैल्यूज़ बड़ी हैं और sin फंक्शन की वैल्यूज़ छोटी हैं, ये पहला हाफ आ गया, और दूसरे हाफ में sin x की वैल्यूज़ बड़ी हैं और cos x की वैल्यूज़ छोटी हैं। तो लिहाजा बड़ी वैल्यूज़ वाला हमने पहले लिख लिया और छोटी वैल्यूज़ वाला हमने बाद में लिख लिया, और इसको आप जो है वो इंटीग्रेट कर लें और लिमिट्स आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इससे एक वो और भी बना रहा है रिज़ल्ट के अगर आपके पास जो है वो एक जैसा यानी सिमेट्रिक है, ये पहला हाफ और दूसरा हाफ अगर आपके पास सेम है, तो आप एक हाफ की एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, एरिया की वैल्यू सेम है, तो आप एक हाफ की जो है वो कैलकुलेशन कर लें और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसको ये पढ़िएगा, ये क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड इसको कीजिएगा, ना भी करें तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 नहीं करनी, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो अभी हम इनको नहीं करेंगे, ये हम इंशाल्लाह कैलकुलस 3 में जो है वो इनको एड्रेस करेंगे। एक्सरसाइज में पहुंच गए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 करें। इसमें बड़ा कर्व जो है वो y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x है, और जो छोटा कर्व है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो कि 1 है, इससे आगे आगे, और दूसरी लाइन है x इक्वल टू 8। तो एक कर्व है y इक्वल टू 1/x, तो इसको इंटीग्रेट करें। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने अभी नहीं करने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करें, 6 करें, 7, 8 जो हमने पढ़ा है ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें से आप लोगों ने करने हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर जैसे ये 3 और 4 इग्नोर करना है फ़िलहाल। इसके अलावा एक बात और भी है कि आपने इनमें आइडेंटिफाई ज़रूर करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें आपका रीजन जो है वो है पाई/2 से लेके पाई तक, तो इसमें आपने ये आइडेंटिफाई ज़रूर करना है कि इस इंटरवल में बड़ी वैल्यूज़ कौन से फंक्शन की हैं और छोटी वैल्यूज़ कौन से फंक्शन की हैं। क्या y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यूज़ बड़ी हैं या y इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यूज़ बड़ी हैं, या फिर किसी जगह पे कोई वैल्यूज़ बड़ी हैं और किसी जगह पे कोई वैल्यूज़ बड़ी हैं। तो ये जैसे अभी हम साइन और कॉस फंक्शन का अभी जो लास्ट एग्जांपल हम करके आए हैं, तो ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है
और उसके बाद ही जो है वो आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसीलिए उसने ये बात की है कि स्केच द रीजन एनक्लोज्ड बाय द गिवन कर्व्स एंड फाइंड इट्स एरिया, कि आपने इनको स्केच करना है और फिर आपने एरिया फाइंड करना है। स्केच करने से आपको एक्चुअली रीजन आइडेंटिफाई होगा और आपको स्ट्रेटजी का पता चलेगा कि आपने इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 to 12 के sketch the region enclosed by the given curve, decide whether to integrate with respect to x or y। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप रहने दें, इन क्वेश्चंस को आप ना करें कि जी एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करना है या वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, क्योंकि उसमें ये स्ट्रेटजी आ जाएगी इस तरह के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 3, 4 और इस टाइप के आप नहीं करेंगे। आप ये क्वेश्चन 13, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन 13 से शुरू करें और इनमें ये रीजन आपने ढूंढने हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आप 19 तक कर लें, 13, 14, 15, 16, 13 करें, 14 करें, 15 करें, 16 करें और चलें 17 को रहने दें और 18 कर लें। दूसरी जो इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको लिख लें y इज इक्वल टू एक्स और 19 कर लें। उसके बाद 22 कर लें, 23 कर लें। चलें, ये काफ़ी है इतना। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे क्या, अगले लेक्चर में डिसाइड करेंगे हम इंशाल्लाह कि हमारा टॉपिक क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।